20 लाख का जो टारगेट था आपका उसको 50% ही पूरा कर लेते। 5-7 हजार आदमी लेके तुम चले हो तो तुमने इतना फ्रॉड, इतना झूठ। हमें तो अपने उन इंतजामात के ऊपर भी जो है वो शर्मिंदगी हो रही है। 20 लाख क्या 20 कारकुन को जगह लेके नहीं करा हुआ बयानिया है। ये सिर्फ सोशल मीडिया पे था। लोगों ने तो इनके फितना फसाद मार्च के ऊपर लंच भेज दी। आप इलेक्शन कराएंगे तो फिर भी ये फितना जाएगा जी इलेक्शन ठीक नहीं हुए। अली अमीन गंगापुर साहब और अमजद लियाजी MLA साहब वो मियां वाली साइड से तो आगे बढ़ रहे हैं। उनके साथ 3 से 4 हजार के करीब लोग हैं। उनके पास असला भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्मा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। प्रोग्राम का आगाज़ एक अफसोसनाक खबर से जो कि यासीन मलिक साहब से वाबस्ता है। और यासीन मलिक जो कि हुर्रियत रहनुमा है, कश्मीर की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, कश्मीरियों की आवाज़ हैं, उनको आज हिंदुस्तान की अदालत ने उम्र कैद की सज़ा जो है वो दी है टेरर फंडिंग के इल्ज़ामात के ऊपर। और जाहिर है कि ये इल्ज़ामात झूठ पे मबनी है। इस वक्त पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान की तरफ से भी मुज़म्मत भी आई है, एहतजाज भी आया है इस मामले के ऊपर। पाकिस्तान की सियासी जमातें भी एहतजाज कर रही हैं। लेकिन जाहिर है कि इस वक्त बड़ी खबर जो है वो लॉन्ग मार्च है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेके चल रही है। और खान साहब इस वक्त रास्ते में है, इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। काश के पाकिस्तान की सारी जमातें आज के दिन में सिर्फ और सिर्फ यासीन मलिक के ऊपर बात करती, उनके लिए आवाज उठाती, उनके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। बहरहाल पाकिस्तान के अवाम कश्मीरियों के साथ और यासीन मलिक के साथ जो है वो सॉलिडारिटी शो करते हैं। बाकी जो अहम बात है वो यही है कि अब इस वक्त काफिला चल पड़ा है खान साहब का और रस्ते की रुकावटें खत्म की गई हैं अटक के मुकाम पे और रवानदवा है इस्लामाबाद की तरफ। अदालत उज़्मा ने अहकाम दिए हैं कि H9 के करीब जो जलसा गाह है उसको तैयार किया जाए, वहां पे वो आके जलसा करे और एहतजाज किए बगैर, कानून को हाथ में लिए बगैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन जो है वो मुंतशिर हो जाएं। इससे पहले इमरान खान साहब ने सोमवार के दिन ये ऐलान किया था कि ये जो लॉन्ग मार्च है ये 25 तारीख यानी आज के दिन होगा। और इसको जब भी उन्होंने ऐलान किया था तो कहा गया था कि ये बहुत जल्दबाजी में ऐलान किया गया है और बहुत सोच समझ के ऐलान किया जाना था। उसके बाद से कुछ इत्तलात आ रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान बातचीत हो रही थी किसी तरीके से कि ये लॉन्ग मार्च जो है वो रुक जाए। हुकूमती अरकान का ये कहना है कि ये लॉन्ग मार्च की इस्तदा की जा रही थी कि फेस सेविंग के लिए तहरीक इंसाफ चाह रही थी कि इसको रोक दिया जाए और इलेक्शन की कोई जो तारीख है उसका ऐलान कर दिया जाए। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ इस बात की तरदीद करती दिखाई देती है। आज भी मुज़ाकरात की बात मरियम नवाज साहिबा थोड़ी देर पहले कर रही थी, शाह महमूद कुरैशी साहब इसकी जो है वो तरदीद कर रहे हैं। लेकिन कुछ सवालात जरूर है जो कि बहुत अहम है। ना सिर्फ हुकूमती लोग बल्कि हमारी इत्तलात ये हैं कि जो मुख्तदर हल्के हैं न्यूट्रल्स, उनके साथ भी तहरीक इंसाफ जो है वो राब्ते की कोशिशों में थी। उनका एक वक्त जो है उनसे भी बातचीत कर रहा था और मुसद्दिका ज़राए भी ये बताते हैं कि ये कहा जा रहा था कि जो रास्ते हैं वो खुलवाए जाएं, हमें इस्लामाबाद पहुंचाया जाए और जो रुकावटें वो दूर की जाएं ताकि हम एक जलसा कर सकें और इसके लिए अपना किरदार जो है वो अदा किया जाए। ये एक अहम बात है। अगर ये सच है इसकी हम जरूर कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर मजीद जो PTI के रहनुमा हमारे साथ हैं उनसे बात करें। लेकिन इसके साथ साथ जो मुज़ाकरात हो रहे थे उस पर भी जो तरदीद सामने आई है उस पर अहम बात ये आ रही थी कि तहरीक इंसाफ ये चाह रही थी कि हुकूमत जो है वो किसी भी तरीके से किसी तारीख का ऐलान कर दे ताकि ये लॉन्ग मार्च करने की नौबत ना आए। लेकिन हुकूमत के जो अहलकार हैं या ओहदेदार हैं वो ये तरदीद करते दिखाई देते हैं कि हमने किसी किस्म की ऑप्शन जो है तहरीक इंसाफ की वो मानने से इनकार किया है। इसी के ऊपर हम बात भी करेंगे। मरियम नवाज साहिबा ने तो ये भी कह दिया है कि 200 बंदे खान साहब जो इकट्ठे नहीं कर सके और आज दिन भर जो सूरत हाल सामने रही है, अभी थोड़ी देर पहले कराची के अंदर भी शेलिंग आपने देखी है और इसके अलावा लाहौर में सुबह आपने देखी है। अब वहां पे कहा जा रहा है कि अमन अमान की सूरत हाल नॉर्मल है। इस्लामाबाद में थोड़ी देर पहले बहुत हैवी शेलिंग हुई है, इतने लोग नहीं थे जितनी शेलिंग की गई है। हुकूमत को इसकी जरूरत क्यों पेश आई, ये भी एक अहम सवाल है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। कह रहे थे राना सनाउल्लाह साहब के शायद ओवर एस्टिमेट कर दिया उन्होंने कि बहुत ज्यादा लोग आ जाएंगे और उनका कहना है कि 20 लाख लोगों का कहा था खान साहब ने, लेकिन 20 लोग भी जो है वो नहीं आ सके, ये शायद 20,000 लोग भी नहीं आ सके। लेकिन बहरहाल ये
राना सनाउल्लाह साहब का कहना था, विजुअल्स आप दिन भर देखते रहे हैं, तादाद ना होने के बराबर रही है और शायद उसकी वजह यह भी हो सकती है कि रुकावटें थी, लेकिन दूसरी जानिब अगर लोग निकलते तो जाहिर है जैसे अटक से रुकावटें हटाई गई हैं, हटाई जा सकती थी। इस पे इन सारे मामलों पे बात करेंगे। हमारे साथ पैनल भी मौजूद है, लेकिन सबसे पहले साबिक स्पीकर नेशनल असेंबली अयाज सादिक साहब ने इसी मामले के ऊपर के मुज़ाकरात हुए या नहीं, उनसे हमने राब्ता किया है, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से आप? जी बहुत शुक्रिया सरदार साहब। ये बताइएगा कि आपके मुज़ाकरात हो रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, गो के तहरीक इंसाफ इसकी तरदीद कर रही है, तो ये मुज़ाकरात वाकई हो रहे थे, क्या इसके ऊपर कहेंगे आप? देखें, शाह महमूद कुरैशी साहब ने अभी जो स्टेटमेंट दिए वो बड़े इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट थे। हम पीटीआई के दोस्तों से मिलते भी रहते हैं, बात करते रहते हैं, बट उनकी रिक्वेस्ट पिछले 3 दिन से आ रही थी और मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी है, व्हाट्सएप एविडेंस भी है, और उनके कहने पे ये मुलाकात हुई है और ये बिल्कुल हुई है हमारी मुलाकात। अब मैं इसलिए नहीं छुपाऊंगा बिकॉज इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट जो शाह महमूद कुरैशी साहब के आ रहे हैं उसकी वजह से ये ओपन करना, अदरवाइज हमने डिसाइड किया था कि इसको अभी डिस्क्रीट रहने दें और फिर हम आगे चलते हैं। तो मगर चूंकि उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट दी तो इसलिए मैं भी ये कह रहा हूँ जी मुलाकात हुई है जी, उनके कहने पे मुलाकात हुई है और हम उनके पास नहीं गए, वो हमारे पास आए हैं और उस मुलाकात में असद उमर साहब भी थे, परवेज खटक साहब थे और शाह महमूद कुरैशी साहब थे। हमने किसी तरह की कोई कमिटमेंट उनको नहीं दी है, हमने कोई नहीं जो वो कर रहे थे। हमने एक बात उनको बड़ी क्लैरिटी से बताई कि हमारे माथे पे बंदूक रख के आप हमसे कुछ नहीं करा सकते और तरीका जो है ना वो पार्लियामेंट्री तरीका जो है वो है या बैकडोर तरीका है, वो आपने हमसे बात करनी जरूर करें। क्योंकि आपको याद होगा जब गवर्नमेंट स्पीकर साहब की तरफ बैठ रही थी ऑपोजिशन के साथ और वो जी, मेरा ख्याल है कि कुछ ऑडियो में मसला आ रहा है, कोई राब्ता मुनक़ता हो रहा है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि सरदार अयाज सादिक साहब ने तस्दीक तो कर दी है कि ये मुलाकात हुई है और नाम भी उन्होंने बताए हैं तहरीक इंसाफ के आला ओहदेदारों के। क्या मुतालबे थे इसके ऊपर हमने उनसे बात करनी है, अगर हमारा राब्ता बहाल हो जाए। जी हमारे साथ मौजूद है सरदार साहब, क्या मुतालबे थे, एजेंडा क्या था मुलाकात का, क्या कह रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर आप ये कह रहे हैं कि बातचीत हो रही है? देखें पीटीआई को हमने एक चीज समझाई कि कोई बात भी गन पॉइंट पे हम नहीं करेंगे, किसी तरह की मुज़ाकरात। हमें मुज़ाकरात करने चाहिए, हमें बैठना चाहिए, मगर ये मुनासिब नहीं है। एक्चुअली हम लोग इनसे 2-3 दफा के डसे हुए हैं कि ये हमें इनवाइट करते हैं मीटिंग के लिए, हम मीटिंग में चले जाते हैं, हम बैठते हैं मीटिंग में, डिस्कशन जिस तरह नैब का हुआ, स्पीकर हाउस में बैठ के क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कस हो रहा था। जब वो मीटिंग खत्म हो गई उन्होंने बाहर जाके कहा कि एनआरओ लेने आए थे। हम ये नहीं कह रहे कि ये एनआरओ लेने आए थे, मगर अच्छा एनआरओ लेने आए थे, मैं ना ही कुछ कहूँ तो बेहतर, मगर ये जो भी हमसे बात करना चाहते हैं वो हम गन पॉइंट पे तो बिल्कुल नहीं कोई बात भी करने को तैयार है। हमें मिलना चाहते हैं 100 दफा मिले, हम भी मिलेंगे, हमारे कोलीग्स हैं, साल का ताल्लुक है, हम रिस्पेक्ट करते हैं। हमें उन्होंने रिस्पेक्ट तो नहीं दी बिल्कुल, मगर हम फिर भी रिस्पेक्ट करते हैं। तो तरीका यही होता है कि मुल्की मफाद में हम बैठने के लिए तैयार हुए, इसलिए कि आज यासीन मलिक को सजा होनी थी, उस चीज को ओवर शैडो करने के लिए आज ये इमरान खान साहब ने प्लान किया कि 2 दिन आगे कर सकते थे, पहले कर सकते थे। IMF के साथ डिस्कशन हो रही है आज भी, और वहाँ मेरी खबर ये है कि ये क्वेश्चन रेज हुआ कि ये क्या होगा जो वहाँ हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्या होगी, और इन्होंने कहा है कि हम उठेंगे नहीं, जाएंगे नहीं। और फिर कुछ नादान दोस्तों ने ये भी कहा कि हम ये खूनी इनकलाब होगा, इस तरह के जो बात के जो कि कहीं नजर नहीं आ रहे इस सारी एजुटेशन में, मगर उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट दी जिससे खराबी हुई है। तो इसलिए हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम फिर बुलाएंगे, हमें बैठना चाहेंगे, हम फिर बैठने को तैयार हैं, मगर हमें कनपट्टी के ऊपर पिस्तौल रख के हमसे कोई काम ना कराया जाए, ना हम करेंगे। ये खुद भी सोचना चाहिए कि ये कर कह के जी हम आ रहे हैं, नहीं तो ये कर दें, हम पहुंच जाएंगे, नहीं तो ये कर दें, ये नहीं हो सकता। नहीं लेकिन बेहतर है कि वो
یہ جب اوور ہو جائے گا تو پھر بیٹھا بھی جا سکتا ہے. ٹھیک سردار صاحب، لیکن ظاہر ہے آپ کہہ رہے ہیں کنپٹی کے اوپر، پہلے آپ نے NRO کی بات کی، آپ کہہ رہے ہیں کنپٹی کے اوپر آپ بندوق رکھ کے منوا نہیں سکتے ہیں، تو سوال یہ کہ مطالبہ کیا ہے؟ کیا یہ ہے کہ وہ الیکشن کی تاریخ بنوا رہے ہیں تو یہ مطالبہ تو ان کا پرانا ہے، تو آپ نہیں مان رہے؟ سنیں اس معاملے کے اوپر کیا کہیں گے آپ؟ ہم کوئی تاریخ دینے کو نہیں تیار. ہم کیوں تاریخ دیں؟ ہمیں یہ زبردستی اگر کرانا چاہتے ہیں ہم ایسی کوئی چیز نہیں کریں گے. ایک ٹرم پوری ہوگی اور انشاءاللہ اسی طرح معاملہ چلے گا اور اللہ تعالیٰ بہتری بھی کرے گا ملک کے لیے. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ PTI کا کوئی گروپ بھی آپ سے رابطے میں ہے نیشنل اسمبلی میں واپسی کے لیے، یا اس پہ کوئی بیک ڈور، اس پہ بھی بات ہو رہی ہے کہ نہیں؟ جی کچھ دوست ہیں جو رابطے میں ہیں، مجھ سے بھی ہیں، اسپیکر آفس سے بھی ہیں. اگر جب یہ ان کو ریزگنیشن کے نوٹس وغیرہ ایشو ہوں گے تو اسپیکر صاحب اس کے اوپر اوپینین لے رہے ہیں، اور اس کے بعد میرا خیال ہے یہ بلائیں گے تو پتہ چل جائے گا کون استعفیٰ دینا چاہتا ہے، کون ہاؤس میں آ کے بیٹھنا چاہتا ہے. اور پھر اس کے بعد ایک اور لیوریج بھی ہے جو میں بعد میں بتاؤں گا جب وقت آئے گا. ایک اور لیوریج بھی اسپیکر صاحب کے پاس بھی جو اندر ممبر بیٹھے ہیں ان کے پاس ایک اور لیوریج بھی ہے، وہ بھی میں بعد میں وقت آئے گا تو بتاؤں گا. اچھا چلے، اب آپ نے بات کی ہے تو میں فورس نہیں کرتی. بہت بہت شکریہ. سابق اسپیکر نیشنل اسمبلی اور اس وقت وفاقی وزیر ہیں جناب ایاز صادق صاحب کہہ رہے تھے لیوریج ہے، اس کے اوپر بات کریں گے استعفوں کے معاملے کے اوپر، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ NRO کی بات ہو رہی تھی PTI کی طرف سے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ہے وہ کمٹمنٹ ہم کوئی نہیں دیں گے، الیکشن کی تاریخ اور کنپٹی کے اوپر کوئی بات ہم سے نہیں منوائی جا سکتی بندوق رکھ کے. ہمارے ساتھ اظہر کاظمی بھی ہیں، معروف تجزیہ نگار ہیں، سینئر صحافی ہیں، آپ ان کو سنتے رہتے ہیں. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ جناب یاور بخاری صاحب جو کہ اس وقت کانوائے کے ساتھ ہیں خان صاحب کے، اور وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. طلال چودھری صاحب بھی ہم کوشش کر رہے ہیں ان سے بھی رابطے ہوں، کیونکہ وہاں ان کی بھی ایکٹیویٹیز ہیں. لیکن ہم اطہر سے شروع کرتے ہیں. اطہر، آپ نے بات سنی سردار ایاز صادق صاحب کی، انہوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں، ان مذاکرات کے بارے میں بھی. آپ بھی صحافی ہیں، آپ کی اطلاعات کیا ہے؟ کیا اسلام آباد میں واقعی کوئی بیک ڈور چینلز چل رہے تھے؟ دیکھیں جی، جب یہ ساری اطلاعات سامنے آ رہی تھی میں نے اس وقت بھی ٹویٹ کیا تھا. اس وقت جو PTI کی سینئر قیادت ہے جو اس وقت خان صاحب کے ساتھ موجود تھی، انہوں نے بتایا کہ کسی اس قسم کی کوئی بھی جو خبر ہے ہم اس کی تردید کرتے ہیں، اور یہ خبریں اس لیے پھیلائی جا رہی ہیں کہ ہمارا جو مارچ ہے اس کو ناکام بنایا جائے. اور اس کے بعد پھر خان صاحب کا خود بھی بیان بھی آ گیا، ٹویٹ وغیرہ بھی سامنے آ گیا. مسئلہ یہ کہ ابھی جو ایاز صادق صاحب فرما رہے تھے، ان کے بیانیے میں جو حکومت کا پورے بیانیے میں کنفیوژن ہے وہ مجھے نظر آئی، چاہے وہ معاشی لحاظ سے ہو یا سیاسی لحاظ سے. ابھی وہ کہہ رہے تھے کہ وہ NRO مانگ رہے ہیں اور ساتھ بندوق کی انہوں نے ہمارے سر کے اوپر بھی رکھی ہوئی ہے. تو آپ کر لیں کہ یا تو وہ آپ کے پاؤں پکڑیں یا پھر وہ آپ کا گریبان پکڑیں، ایک جگہ پہ آپ آ جائیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ PTI کی طرف سے ان کو کسی قسم کی اس وقت اپروچ کیا گیا. ہاں حکومت کی طرف سے اگر کیا گیا تو میرے خیال میں یہ اچھی بات ہے، اس لیے کہ حکومتوں کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے. جو باہر شہری آئے ہوئے ہیں، میں خود بھی وہاں پہ موجود تھا اور آنسو گیس کے ہم نے بھی کھائی ہے ڈی چوک کے قریب. یہ اوور ایسٹیمیٹ کر دیا واقعی. رانا ثناء اللہ کہتے ہیں ہم نے اوور ایسٹیمیٹ کر دیا، اتنے لوگ آنے نہیں تھے، ہم نے بندوبست زیادہ کر لیا بغیر ٹیئر گیس کا. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ رانا صاحب کو چاہیے تھا، جس طرح رانا صاحب فرما رہے ہیں کہ 5000 بندہ ہے تو راستے کھولیں، 5000 بندہ آنے دیں، خان صاحب کو شرمندہ ہونے دیں. جب 5000 بندہ اکٹھا ہوگا، پورا پاکستان کھلا ہوگا تو PTI کی خود سبکی ہوگی. انہوں نے کہا ہمیں شرمندگی ہوئی ہے کہ ہم نے زیادہ انتظامات کر لیے تھے اور لوگ کم آئے. نہیں، پر پورا آپ نے ملک میں جو ہے وہ مفلوج کیا ہوا ہے، آپ کے بھی سامنے ہے، میرے بھی سامنے ہے. ہر جگہ پہ کنٹینر لگا کے، شیشے پھینک کے، چارکول پھینک کے، مطلب کوئی طریقہ انہوں نے چھوڑا نہیں ہے. تو پھر ڈر کس کا تھا آپ کو؟ اگر 5000 بندے تھے، 5000 نہیں. اگر ابھی بھی آپ دیکھ لیں ڈی چوک میں فیصل آباد سے قافلے پہنچ چکے ہیں، لاہور سے پہنچ چکے ہیں لوگ. اٹک، یاور بخاری صاحب سے بھی آپ کی بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے ہیں ہم نے اٹک کا پل بھی کھلوا لیا ہے. تو میرے خیال میں لوگ تو آ رہے ہیں. اور رانا صاحب کا یہ جو دعویٰ ہے کہ 5000 بندے، میرے خیال میں اس میں تھوڑے سے انہوں نے زیادہ بڑھا لیں، کسرے نفسی سے کام. یاور بخاری صاحب ہمارے ساتھ ہیں. یاور صاحب کتنے بڑھانے چاہیے اس وقت لوگ؟ 10,000، 12,000، 13,000، 15,000 یا 10 لاکھ؟ 100 بندہ پہنچا ہے خان صاحب کے لیے بس. 100 ایک اندھا، ایک بہرا، یہ نہ لنگڑا انسان، وہ انسان کے جس میں نہ شرم ہے نہ حیا ہے. یہ وہ انسان ہے کہ جس کو شیشے میں دیکھ کے اس کو خود شرم آنی چاہیے. اچھا یاور بھائی، جو ہم نے صبح سے لوگ دیکھے وہ تو کم تھے، یہ تو آپ مانے کہ لوگ نہیں تھے. آپ صبح سے دیکھیں آسما کہ جس طریقے سے ان لوگوں نے ہر شہر کو لاک ڈاؤن کیا، ہم لوگ اگر نہ بھی نکلتے تو مقصد تو ریزالو ہو گیا تھا.
इनको तो बेशर्मी हो गई थी कि भाई हर शहर बंद हो गया, हमारा एक बंदा भी ना निकलता था तो हम जीत गए। लेकिन देखिए प्रॉब्लम ये है कि जब एक बात क्लियर कट है कि कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है, आइन के अंदर रह के काम करना है, और फिर जिस तरीके से इन लोगों ने आंसू गैस फेंकी है, हम लोगों ने 2 पॉइंट्स क्लियर करवाए, बुरहान का और पत्थरगढ़ का। वो जो था छच इंटरचेंज जो पहला आता है जब आप केपी से पंजाब के अंदर आते हैं, वो इतनी आसानी से क्लियर हुआ कि पुलिस वाले भाग गए। ये हमारे पास बेदर्दी से ये मगर यावर भाई देखिए ना, अब केपीके में तो कोई पाबंदी नहीं थी, लेकिन लोग नहीं आए। खान साहब खुद हेलीकॉप्टर के जरिए से उतरे और आप देखिए उनके साथ कोई मजमा जो अब उतरे जब सवाबी पे आए हैं, जब हेलीकॉप्टर आया है तो कितने लोग थे उनके साथ, और वहां से और पेशावर में कोई आदमी नहीं निकला उनके साथ। आसमा एक छोटी सी क्लियर कर दूं बात कि खान साहब ने हेलीकॉप्टर लिया क्यों, पहली तो बात ये पूछ लेना मुझसे। वो इसलिए लिया कि ट्रैफिक इतनी ज्यादा क्लॉग हुई थी कि खान साहब को घंटों लगते थे सऊदी तक आने में, और वो टाइम जो ने दिया वो था उस टाइम की। सर लॉन्ग मार्च में ट्रैफिक ब्लॉक नहीं होगी तो कब होगी मुझे बताइए? रहनुमा जो होता है वो सामने खड़ा होता है। टाइम पहुंचना था ना, खान साहब तो टाइम पहुंचना था। सर उधर कौन सी कोई अपना कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से उन्होंने खिताब करना था, पब्लिक के पास आ रहे थे, पब्लिक के जरिए से आना चाहिए। ये तो माने ना कि हेलीकॉप्टर पे नहीं आना चाहिए था उनको, वो बाय रोड निकलते वहां से शायद लोग निकल आते। नहीं, वो तो पहले से प्लान था कि सऊदी तक वो आएंगे इसी में, और वहां से फिर लोगों को साथ लेके आगे आएंगे। आप लोगों के पीछे तादाद तो देखें, मतलब अगर किसी को कोई तादाद नजर ना आए, वो बेचारे खान साहब का कसूर नहीं है। मैं इसलिए राना सनाउल्लाह को कहता हूँ। अच्छा मैं ब्रेक ले लूं यार भाई, मैं ब्रेक ले लूं। नहीं, इस पे हम बात करें कि उनसे हुकूमत से भी हम कोशिश कर रहे हैं, कोई हमारे साथ हो प्रोग्राम में तो हम उनसे भी पूछें कि ये इतना आंसू गैस और इतनी शेलिंग अगर कोई खौफ नहीं था तो उसकी करने की जरूरत क्या थी। ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि क्या जरूरत पड़ी थी हुकूमत को कि जब वो कह रहे हैं कि इतने लोग वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे तो ये सारी रुकावटें खड़ी करें। मियां जावेद लतीफ साहब वफाकी वजीर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं PMLN के, और साथ में यावर बुखारी साहब हैं, अतर काजमी साहब है। सो मियां साहब, क्या जरूरत पड़ी थी सर? अगर आप समझते हैं कि 200 लोग थे या 20 लोग भी नहीं आए तो फिर क्या जरूरत पड़ी थी जगह जगह रुकावटें खड़ी करने की? आसमा बिल्कुल बदकिस्मती है कि आज पूरा पाकिस्तान जो है वो ब्रेक हुआ है और हर बंदा परेशान है, इसमें कोई शक नहीं है, और ये कोई अच्छी बात भी नहीं है। मगर आप अभी देखें कि ब्लू एरिया में किस तरह आग लगाई गई, आप देखें कि परसों किस तरह कांस्टेबल को शहीद किया गया, आप ये देखें कि 200 बंदा अगर निकल के पुलिस पर पथराव करेगा तो पुलिस जो है आगे से भूल तो पेश नहीं करेगी, फिर आंसू गैस भी उससे फेंकेगी या लाठी चार्ज करेगी। और ये कभी नहीं होता कि आप पॉलिटिकल वर्कर हैं तो पुलिस जो है वो पॉलिटिकल वर्कर को देखते हुए अपनी गर्दन पेश कर दे। अगर पुलिस पर डाकू हमलावर होगा या पॉलिटिकल वर्कर हमलावर होगा तो यकीनन वो रिएक्ट करेंगे। अब आ जाए, मैं ये समझता हूँ कि एहतजाज हर जमात का, हर इंसान का जो शहरी है पाकिस्तान का, उसका हक है, वो जलसे जुलूस करे, उसका हक है। मगर हम भी जलसे जुलूस करते थे। अगर आप ये सवाल करें, मगर आपको कभी रोका तो नहीं तहरीक इंसाफ ने? लॉन्ग मार्च तो आप भी लेके आए। नहीं आसमा, थोड़ा सा पीछे चले जाएं, आपको याद होगा कि मीडिया भी हमारे लिए ब्लैकआउट था, और जिस शहर में मरियम नवाज शरीफ जलसा करने जाती थी वहाँ गैर एलानिया कर्फ्यू हुआ करता था, और जिस वक्त पहुंची थी उस वक्त लोग हजारों की तादाद में जमा हो जाते थे, और वो चंद जलसे मुख्तलिफ शहरों में हो सके उसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया। जिसको कोर्ट आज किया जा रहा है कि मौलाना फजल रहमान भी जलसे करते थे, रैलियां लेकर आते थे, या पिछले 8-10 दिन पहले जो या 20 दिन पहले मरियम नवाज शरीफ आई तो उस वक्त आने की इजाजत दी। मैं इन हालात में की इजाजत नहीं देता, सॉरी कोर्ट कर रहा, जब हाथ उठ रहा था, जब लाडला उतना लाडला नहीं रह गया था, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ
जब लाडला पूरा अरूज पे था लाडला, मगर जो करतूत किए अच्छा। 3.5-4 सालों में, उसके बाद लाडला न रहा, उसको भी अंदाजा था। फिर उसके बाद ये बिहेव अच्छा, अब ये बिल्कुल अच्छा, मैं इस पे पूछती हूँ, लेकिन अतर अब ये जो अब खान साहब आ रहे हैं, अब उनको जलसा करने की इजाजत भी दी गई है, इस बात की गारंटी क्या है कि ये जलसा धरने में तब्दील नहीं होगा, या एहतजाज नहीं होगा, या पथराव नहीं होगा, या गाड़ियां नहीं जलाई जाएंगी? इसकी क्या है गारंटी? देखिए, ऑब्वियसली मुझे नहीं पता कि अंदर खाने किस किस्म का कोई अगर कोई मुआहदा हुआ है कि सिर्फ हम जलसा करेंगे या हमने धरना भी देना, उसकी डिटेल्स तो फिलहाल मुझे नहीं पता, ना ही सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अगर कोई इस किस्म का ऑर्डर आया है उसकी डिटेल्स पता है। लेकिन अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड को देखें, जब यहाँ पे जलसा लास्ट टाइम पे धरना भी हुआ था, 16 दिन के बाद पहला आंसू गैस का शेल गिरा था। 16 दिन के बाद, 16 दिन यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ था 2014 के अंदर। तो तहरीके इंसाफ अगर इस वक्त बलवा करेगी, इस वक्त वो कोई ऐसी हरकत करेगी जिससे अमन ओमान को नुकसान होगा, तो वो अपना सियासी नुकसान करेंगे। खान साहब ने एक लहर बनाई हुई है, किसी को पसंद आए या ना आए, उनका एक जो बयानिया है अमरीकी साजिश वाला, वो कौम का एक बड़ा तबका उसके ऊपर यकीन करता है और उसको मानता है। ऐसे मौके के ऊपर अगर वो ये समझते हैं कि वो रियासत को चैलेंज करेंगे, मेरा नहीं ख्याल। आज भी मेरी उनकी सीनियर लीडरशिप से बात हुई, वो उनको बिल्कुल इस चीज का इदराक है कि हम रियासत को नहीं चैलेंज कर रहे, लेकिन हाँ, पुरअमन एहतजाज उनका हक है। मैं भी यहाँ पे बाहर निकला हुआ था, मैं वहां पे था, वहां पे किसी किस्म की अभी इस्लामाबाद पुलिस का आया हुआ था कि झाड़ियों को भी आग लगाई गई और एक गाड़ी को भी, और ये उन्होंने कहा कि कारकुनों की तरफ से लगाई गई है। ये पुलिस की स्टेटमेंट है, हम ये किसी पॉलिटिकल पार्टी की वो नहीं कर रहे। तो ये तो सूरत कहीं भी हो सकती है। मसला ये कि आसमा, ये जो पुलिस है, ये कोई स्कॉटलैंड यार्ड तो नहीं है ना, ये इस्लामाबाद पुलिस है जिसका रातों रात आईजी चेंज होता है, जिस अफसर के खिलाफ इंक्वायरी हो रही है उसको आईजी बना दिया। इवन देन हमें उन पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। ट्रस्ट तो करना पड़ेगा। हमारे इदारे, जो भी इदारे, हमारे इदारे हम सबको ऑन करते हैं, लेकिन जो एक उनका ट्रैक रिकॉर्ड है उसके ऊपर भी हमें देखना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से असला बरामद हुआ आज जुबैर नियाजी के घर से, और वो जी पूरा पता लगता था कि ये कोई इतनी बड़ी कोई खेप पकड़ ली, तो मेरे ख्याल में जिस किस्म की हरकतें हुकूमत की तरफ से भी हो रही हैं, अच्छा, तो सवालिया निशानात बिल्कुल है। यावर बुखारी साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं? अच्छा यावर साहब, ये आप भी बताइएगा कि जाहिर है कि अगर ये अमन अमान को हाथ में लेने की या ना लेने की गारंटी जो है, ये कैसे ली जा सकती है? क्योंकि हमने कराची में देखा है पुलिस वैन को आग लगाई गई है, यहाँ पे आग लगाई गई है। अगर कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो कौन जिम्मेदार होगा? हम लोग पत्थरगढ़ करीब पत्थरगढ़ में आपकी आवाज बहुत कट रही है यावर बुखारी साहब, काश के मैं सुन सकूं आपको। जी जी, अच्छा हम दोबारा राब्ता करते हैं, लेकिन ठीक। जावेद लतीफ साहब, अब यही सवाल आपसे जो कि अभी अतर काजमी साहब ने कहा है कि यहाँ पे इदारों के ऊपर एतबार नहीं है, और अगर कोई सूरत हाल होती है, आपकी वैसे इत्तलात क्या है? क्या खान साहब सिर्फ जलसा करके चले जाएंगे या आपको लगता है कि वो यहाँ रुकेंगे धरने के लिए? हाँ, गुजारिश ये है कि मेरे छोटे भाई हैं काजमी साहब, मगर मैं इनको सुनता भी रहता हूँ और बाज़ बात मैं इनसे इख्तिलाफ भी कर लेता हूँ प्यार की वजह से, मगर अब भी मैं प्यार से ही इख्तिलाफ भी करने की जसारत कर रहा हूँ। देखिए, जलसे जुलूस माजी में होते रहे, हाल में होते रहे, ये जिसका वो कोट कर रही हैं काजमी साहब, 2014 में क्या कोई गमला टूटा था या पीटीवी पर हमला हुआ था? 2014 में कोई गमला टूटा था या वो जनेजो एसपी जो थे वो जख्मी हुए थे? 2014 में गमला टूटा था या इन्होंने पार्लियामेंट पर हमला किया था? 2014 में तो खंदकें खोद दी गई थी यहाँ और कब्रें बना दी गई थी, और फिर जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर उतारा था। छोड़ी इस चीज को, मगर मैं आज की बात कर लेता हूँ। मुझे काजमी साहब से बड़े अदब से गुजारिश है कि सिर्फ मुझे ये बता दें कि शुरू करने से पहले, जलसा जुलूस शुरू करने से पहले, आज से पहले, क्या इनकी ये स्टेटमेंट नहीं है कि आग लगा देंगे, ये जहाज है, मर जाएंगे, मार देंगे, ये चीजें पहले, और ये खूनी रैली होगी, ये खूनी इंकलाब होगा, ये सारी बातें इससे पहले इमरान खान उसमें तो आज अदालत में मियां साहब बात हुई, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उन स्टेटमेंट्स के ऊपर ही बात हुई, और अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि वो आए क्यों नहीं है, और वो नहीं आ सके थे शेख रशीद साहब। लेकिन बहरहाल ये तो जलसों में होता है, लोग इस तरह की जुबान इस्तेमाल करते हैं, नहीं? अच्छा,
अच्छा नहीं, अगर इस तरह की सुबहानी सवाल करते हैं तो फिर जो हुकूमतें होती हैं उनके माजी को देखते हुए फिर उस तरह की मनसूबाबंदी करती हैं। फिर मुझे ये बताएं, और मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात कहने लगा हूँ। मेरे भाई कह रहे हैं ना कि वो लाहौर से जो असला बरामद हुआ, मैं उसकी तफसील में जाए बगैर ये जरूर कहूंगा कि जिनके घर से असला बरामद हुआ उस घर को सारे जानते हैं। अच्छा यावर बुखारी साहब, अच्छा वो घर किसका था? नियाजी साहब का था, आप ये कह रहे हैं, जो कि चल भी रहा है इस वक्त। तो सर अब जाहिर है कि अब शवाहिद जो है वो मजबूत अगर पेश होंगे टेलीविजन के ऊपर, सोशल मीडिया पे, तो फिर तो शक नहीं रहेगा। शक क्यों होता है? जब आपके पास पूरी खबर नहीं होती है। तो या तो हुकूमत पूरी खबर दे, या फिर ये कि ये इस तरह की बातें ना करे जराए के जरिए से। नहीं, जराए और चीज होती है। एक डिपार्टमेंट जो है, एक अदारा जो है, वो अगर उसको ओन कर रहा है और वो बता रहा है, ये चीज अलग है। अच्छा। और इसी तरह आसमा मेरी और गुजारिश ये है कि देखें, मैंने आज भी असेंबली में यही बात की थी कि हम इस असेंबली हॉल में तमाम पॉलिटिकल जमातों के लोग इसलिए आते हैं कि अपने हलकों का, पाकिस्तान के अवाम का जो मसला होता है, मसाइल होते हैं, उनको एड्रेस करने के लिए। ठीक। और जब आप जो असल इशू है उस पर तवज्जो नहीं देंगे, एक दिन का धरना होगा, एक दिन पूरा पाकिस्तान बंद होगा। चले इस पे मैं आपसे पूछूंगी कि आप लोग वापस अगर बुलाना चाहते हैं तहरीक इंसाफ को, तो हुकूमत को बड़ेपन का मुजाहरा करना है। यावर बुखारी साहब, अब आप बताइए, गारंटी क्या है? क्या पाएंगे कोई गमला नहीं टूटेगा, किसी पुलिस वैन को आग नहीं लगेगी, झाड़ियों को आग नहीं लगेगी, लोगों को पथराव नहीं होगा, पुलिस पे पथराव नहीं होगा? इसकी गारंटी कौन देगा सर? आसमान देखिए, हुआ ये, अभी मैं आपको पत्थरगढ़ का बताता हूँ जी। कि ऊपर से जो शेलिंग हो रही थी उसकी वजह से झाड़ियों को भी आग लगी, दरख्तों को भी आग लगी, और इतनी वहशतनाक इन लोगों ने शेलिंग की। मैं बता रहा हूँ कि हम लोगों के सांस रुक गए थे, हालत इतनी खराब थी हर किसी की। और फिर हमें उनके ऊपर लिटरली हमला करना पड़ा, वो पुल छोड़ के भागे, फिर नेगोशिएट किया कि भाई तुम लोग यहाँ से हट जाओ,